स्वागत है आप सभी का एसएससी एमटीएस की लाइव टेस्ट क्लास में। इसके अंतर्गत हम लोग एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि तमाम प्रकार के एग्जाम्स में आए हुए हैं, जैसे कि एसएससी, सीपीओ, मैट्रिक स्तरीय, सीपीएससी, एचएसएल और सीजीएल इत्यादि एग्जाम्स में जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पिछले कई वर्षों से लगातार आ रहे हैं, उन्हीं के ऊपर हम लोग चर्चाएँ करते हुए देखते हैं। जो भविष्य में आने वाली एमटीएस की परीक्षाएँ जो एग्ज़ाम्स होने वाले उसमें ये क्वेश्चन किस प्रकार से उपयोगी और महत्वपूर्ण हो सकते। तो आप सभी का स्वागत है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको इस वीडियो से बहुत ही लाभ होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से जो नीचे जो कांग्रेस के नेता दिए रखे हैं उनमें से महान पुरुष किसे कहा जाता है, यानी ग्रेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को महान पुरुष के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को महान पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया। उन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना करने का प्रयास किया। उन्होंने रहनुमाई सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867-68 में अपनी रचना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन का अपवाहन सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें यह दर्शाया गया कि भारत के किस प्रकार भारतीय उन ब्रिटेन द्वारा लूटा गया। ठीक है, भारतीयों को उन ब्रिटेन के द्वारा लूटा गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। एसएससी 2001 और 2009 अर्थात 2 बार एसएससी ने इस क्वेश्चन को रिपीट किया, तो ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और अगला क्वेश्चन जो कि एसएससी असिस्टेंट 2008 में पूछा गया था और आगे आने वाले एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना बढ़ जाती है। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था। तो इसका सही जवाब 1835 ईस्वी। 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने वाले कौन थे? लॉर्ड मैकाले। इनको महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो कि एसएससी CHSL 2010 के अंतर्गत पूछा हुआ था और जो कि भविष्य में आने वाले एग्जाम्स में इसमें फिर से रिपीट होने की संभावना है। ना रिपीट हो तो इससे रिलेटेड कुछ न कुछ ज़रूर आएगा। सिखों का अंतिम गुरु निम्नलिखित में से कौन सा था? गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर और गोविंद सिंह अंगद देव। तो गोविंद सिंह इसके 10वें गुरु थे। और क्या था ना इनके बारे में, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। इनको पद जो कि 1675 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, जिस पर ये अपनी मृत्यु 1708 ईस्वी तक बने रहे थे। और ये तेग बहादुर देववा है ना, इनको क्या किया था? इनको सारे आम इनका सर कत्ल कर दिया गया था दिल्ली के अंतर्गत। अगला देखते हैं एसएससी CGL टियर 1 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कहता है अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी अर्थात किस देश की राजकुमारी थी जिसे विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दी गई थी? क्या? फिर सुनिए, बम्बई को दहेज में दिया गया था। किस देश की राजकुमारी थी जिसकी शादी में? तो उसका नाम था पुर्तगाल। पुर्तगाल की एक लड़की थी, उसका नाम था कैथरीन। और सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण बम्बई दहेज के रूप में 10 पाउंड के बदले वार्षिक प्राप्त हुआ था। ठीक है, समय था 1661 ईस्वी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। और शिवाजी का गुरु कौन था? शिवाजी थे, तो उनका गुरु कौन सा? ऐसे टैक्स असिस्टेंट 2015 के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया हुआ था। और देखते हैं शिवाजी का गुरु रामदास जो थे ना, शिवाजी के गुरु थे
इनके बारे में देखते हैं। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव अपनी माता जीजाबाई तथा संरक्षक एवं शिक्षक दादा कोंडदेव का पड़ा। उनके गुरु का नाम समर्थ रामदास था। रामदास इसका सही जवाब है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आज आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एसएससी CHSL 2011 के अंतर्गत आया हुआ था और इसी तरीके से इसी के रिलेटेड आगे भविष्य में आने वाले एग्जाम्स में प्रश्नों को पूछने की संभावना है। तो देखते दिल्ली में मुगल सम्राट की नींव, जो दिल्ली में मुगल साम्राज्य पड़ा था, उसकी निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? तो पानीपत की लड़ाई, पानीपत की दूसरी, हल्दी घाटी की लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई। तो यही इसका सही जवाब है। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद दिल्ली के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। देखते हैं पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद भारत में मुगल शासक की नींव पड़ी। यह युद्ध जो था ना 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलगामा युद्ध नीति अपनाई। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है और मल्टीटास्किंग 2014 के अंतर्गत पूछा गया है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? ये संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखते हैं संविधान क्या कहता है। तो शुरू में कितने मौलिक अधिकार थे? तो सही जवाब 7 हो जाता है। 7 यानी 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, किंतु 44वें संविधान संशोधन जो कि 1979 ईस्वी में हुआ था ना, इसके द्वारा क्या होता, मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब 6 मौलिक अधिकार हैं। नंबर 1 कौन सा है? जो 6 मौलिक अधिकार बचे उनका नंबर इस प्रकार है। नंबर 1 पर समानता का अधिकार, और नंबर 2 पे स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से 6 मौलिक अधिकार अब इस समय 1979 से हैं, पहले 7 थे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस प्रकार से, और जो कि एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर 1 परीक्षा 2012 के अंतर्गत पूछा हुआ था। तो देखते हैं इसके अंतर्गत क्या पूछा गया। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? तो अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था। सही जवाब 1992 है। तो 1992 का समय चल रहा था, तो अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग बना दिया गया था। क्या था? संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था। इस आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 अन्य सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। इस आयोग का मुख्य कार्य संघ तथा राज्य सरकार के अधीन अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना है। तो ये कब बनाया गया था? अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग 1992। तो अगला प्रश्न देखते हैं। मल्टीटास्किंग 2014 के अंतर्गत पूछा हुआ क्वेश्चन है, उस संविधान का प्रश्न है। देखते हैं भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? ठीक है, दिया था। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? 74वां, यानी 74वें संविधान संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 74 ठीक है। तो आप देख सकते हैं अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? एसएससी टैक्स असिस्टेंट जो कि 2007 के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न है, और क्या कहता है हमारे संविधान में आर्थिक आयोजना ठीक है शामिल है क्या? समवर्ती सूची इसका सही जवाब है। हमारे संविधान में आर्थिक योजना जो है ना समवर्ती सूची में शामिल है। देखते हैं हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और आखिरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में प्रविष्ट 20 के तहत आर्थिक एवं सामाजिक आयोजना को शामिल किया गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी स्टेनो ग्रुप सीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये 2014 के अंतर्गत पूछा हुआ था। तो देखते हैं ये इस बार क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसने
किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की? तो इसका सही जवाब सी ऑप्शन है, ज्योति बसु। ज्योति बसु जी हैं जिन्होंने क्या किया है, मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की। ज्योति बसु ने 1977 से नवंबर 2000 तक भारत के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की, जबकि प्रताप सिंह कैरो जनवरी 1956 ईस्वी से 64 ईस्वी तक पंजाब के भैरों सिंह शेखावत 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके हैं। और इसी प्रकार से जो है ना, ये सभी राज्यों में से देखते हुए जो कि ज्योति बसु हैं, यही सही जवाब आ जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है और किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 के अंतर्गत पूछा हुआ था। अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो इसका सही जवाब है भारत में। भारत में ही सबसे अधिक अभ्रक पाया जाता है। भारत विश्व में अभ्रक सीड का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक दोनों है। भारत में कुल अभ्रक सीड के उत्पादन का 90% भाग निर्यात किया जाता है। अभ्रक सीड का सर्वाधिक भंडार भी भारत में ही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। झूम क्या है? क्वेश्चन सीपीओ 2012 में पूछा गया था। झूम क्या है? बस इतना ही दिया गया था और ये 4 ऑप्शन दे रखे थे, इसी में से आपको छांट के सही जवाब मिला देना था। तो एक लोक नृत्य है झूम, ये तो भाई नृत्य तो है नहीं। एक नदी का नाम है, किसी नदी का नाम भी नहीं है। ठीक है, तो भारत के उत्तर पूर्व में एक जनजाति है झूम, किसी जनजाति का नाम भी नहीं है। तो कृषि खेती का एक प्रकार है झूम, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मुख्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पेड़ों एवं वनस्पतियों को काटकर उस स्थान को साफ करके चबी हुई वनस्पतियों को जो बच जाती है ना, बची हुई वनस्पतियों को जलाकर उस स्थान को कृषि की जाती है। जो जैसे कि ना घास फूस को जला दिया जाता है, फिर उस स्थान पे खेती की जाती है, उसे स्थानीय या झूम की कृषि कहते हैं। इस क्रिया में जली हुई पेड़ों एवं वनस्पतियों की राख उर्वरक का कार्य करती है, जैसे खाद का काम करती है, जो खादें डाली जाती हैं। साफ की गई भूमि पर पुराने उसल तथा लकड़ी के हल या आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फसल पूर्ण प्रकृति पर निर्भर होती है। ऐसी कृषि सारे पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ियों पर आदिम जातियों द्वारा करी जाती है। तो झूम आपको समझ में आगे होगा, खेती का एक प्रकार है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो वैली ऑफ फ्लावर्स ग्रुप CD 2012 में पूछा गया इस सूत्रों पर। तो फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड के अंतर्गत है। तो सही जवाब है उत्तराखंड। वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान इसी राज्य में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित? मल्टीटास्किंग 2011 के अंतर्गत पूछा गया। तो इसका सही जवाब गोदावरी है। तो गोदावरी के किनारे क्या है? नासिक। नासिक महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। भारत के 4 प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक जो है ना, कुंभ मेलों में से एक यहीं पर लगते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो CSHL 2015 में पूछा गया था। तो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी बतानी है। तो काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी होती है। इसे काली कपास की मिट्टी कहा जाता है। इसमें उच्च जलधारा क्षमता और वायु संचारण अधिक होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुल्लू घाटी इनकी पर्वतीय श्रेणियों यानी पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। तो कुल्लू घाटी के बारे में बताना है। एसएससी CPO 2012 का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका सही जवाब है ना,
धौलाधर और पीर पंजाल इसका सही जवाब है कुल्लू घाटी। कुल्लू की घाटी को पृथ्वी पर देवताओं की घाटी के उपनाम दी जाती है। यह धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य यानी बीच में स्थित है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में व्यास नदी के सहारे विस्तृत है। तो आइए अगला क्वेश्चन, ये तो भाई हमारा भूगोल का क्वेश्चन हो गया, अगला भी भूगोल का क्वेश्चन है। देखते हैं भारत में कितने राज्य नेपाल के साथ साझा करते हैं जो ना अपनी सीमा को। तो ऑनलाइन परीक्षा 2000 एसएससी के अंतर्गत 17 में पूछा गया था। तो 5 राज्य, भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। वो हैं कौन से? सबसे पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये भी भूगोल का ही है और कहता है उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल ही में क्यों बढ़ी? तो जब बरसात होती ना तो अपवाह क्षेत्रों में वन कटाई में वृद्धि, जो वन कटाई में वृद्धि होती है इससे क्या होता है, बाढ़ की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो अपवाह के क्षेत्रों में वनों की कटाई में वृद्धि के कारण उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ जाती है। वन की कटाई के कारण मृदा अपरदन तीव्र गति से, यानी जो मिट्टी का कटाव होता है ना बहुत तेज़ी से होता है, जिससे नदी बेसिन उथले में हो जाती है। उथले बेसिनों के कारण सामान्य वर्षा में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब पेड़ नहीं होते, पेड़ों की जड़ी नहीं होती तो मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो कलकत्ता बंदरगाह है नदी इसका सही जवाब है, नदी बंदरगाह। तो एसएससी सीपीओ 2015 में इसे पूछा गया था। तो अगला देखते हैं, उससे पहले कोलकाता नदी बंदरगाह का उदाहरण है या समुद्र तट के लगभग 203 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है या हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम नवरत्न है? तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इसका सही जवाब है। एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 के अंतर्गत इसे पूछा गया था। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दोनों ही उद्यम नवरत्न है। वर्तमान में नवरत्नों की संख्या 17 है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऊष्मा एवं आई मात्रक किसका है? तो ऊष्मा जो होता है ना मात्रक जूल का ऊष्मा होता है। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थों से कम ताप वाले पदार्थों के मध्य होता है। ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी और किलो जूल इत्यादि में भी किया जाता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न जो कि स्टेनोग्राफर 2014 के अंतर्गत पूछा हुआ था, एसएससी का क्वेश्चन है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें बेतार संचार कराने में समर्थ बनाती है? तो वायुमंडल इसका सही जवाब है, बिना तारों का। तो वायुमंडल की बाह्य परत हमें बेतार संचार कराने में समर्थ बनाती है। यह मध्यमंडल के ऊपर स्थित होती है। यह पृथ्वी की तह से लगभग, जो कि सतह होती है ना, सतह से लगभग 480 किलोमीटर ऊपर होती है। यह परत विद्युत आवेशित आयनों से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसमें आयन मंडल भी कहा जाता है। आयनों के मिलने के कारण आयुमंडल भी कहा जाता है। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और ल्यूमेन एक है, ल्यूमेन एकक है क्या है क्या नहीं है? सीजीएल 2012 का क्वेश्चन। जो ज्योत फ्लक्स ल्यूमेन इसका SI मात्रक है। तो अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का लगभग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? CHSL 2013 के अंतर्गत आया हुआ था। ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक श्वेत होती है। श्वेत यानी सफ़ेद तथा चिकनी सतह ताप की खराब अवशोषक तथा ऊष्मा की अच्छी परिवर्तक जल्दी रिफ्लेक्स करती है।
तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं और आशा है कि आप सभी को आज की क्लास बेहतर और बेहद ही पसंद आए होगी। ये उपयोगी क्लास है और इसी प्रकार के मिलते हैं कल बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और आप लोग क्या करते हैं, इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में इसी प्रकार के टॉप और बेहतरीन नए प्रश्नों के साथ जो कि आने वाले एग्जाम्स में बेहद परफॉर्मेंस करने वाले हैं।